नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति चैनल का नाम है। मुझसे तो आप परिचित हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और विषय चल रहा है हितोपदेश। हित का उपदेश है, आनंद लीजिए। वो गीध राजा को ये बता चुका है कि सफलता चाहिए तो इसमें भेद नीति का बहुत बड़ा महत्व है। वो भेद नीति बहुत बड़ा काम करती है। इससे आगे ये कहता है कि क्रूरम मित्रम रणे चापी भंगम दत्वा विघातयेत अथवा गोग्रहा कृष्ट्या तल्लक्ष्याश्रित बंधनात्। देखिए महाराज, अगर आपको सफलता चाहिए, जिस राज्य को आपने जीत लिया है उस राज्य में आपको अपना डंका बजाना है, अपना ध्वज स्थापित करके रखना है, वहां से लाभ प्राप्त करने हैं, यानी उस राज्य को संपूर्ण रूप से आपको अपना राज्य बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले कहते हैं कि उस राजा को, जिसको आपने या तो रणभूमि में मार दिया तो सब कुछ ठीक हो ही चुका है, लेकिन अगर उसको बंदी बना लिया गया है, अगर किसी प्रकार से वो बच गया है, तो भंगम दत्वा विघातयेत, हाथ पैर तोड़ डालो, मार देना चाहिए, उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और इतना ही नहीं, मित्रम, उस राजा के जो मित्र हैं, गोग्रहा कृष्ट्या, जैसे गाय को बांध करके खींच के लाया जाता है, उसी प्रकार से उनको अच्छी तरीके से बंधनों में बांध देना चाहिए और उन मित्रों के सामने ही उस राजा को मार देना चाहिए। देखिए, मित्रों को मारने का विधान नहीं कहा है। अगर उनमें से कोई उस राजा का साथ देगा तो मारा जाए, वो अलग बात है, लेकिन मित्रों की उपस्थिति में उस राजा को मार देना, यानी मित्रों को यह संदेश देना है कि समझ के रहना, यह स्थिति तुम्हारी भी होगी। आज तक उसके मित्र थे, अब इस राज्य के अधिकारी हमें, तो हमारे मित्र बन के आप रह सकते हो। बहुत फर्क पड़ता है। आप कल्पना कीजिए, इजराइल नाम का एक देश और भारतवर्ष, ये लगभग 1 साल के अंतर में एक साथ ही आजाद हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो भारतवर्ष को अपनी माता का दर्जा देता है, क्योंकि वो मानता है कि जब कहीं पे उसके लिए स्थान नहीं था, तब उसकी संस्कृति और उसके संस्कारों को अगर किसी जगह पे पनाह मिली है, किसी जगह पे वो खुद को छुपा के भी रख पाए, तो भारत देश था। जो नैसर्गिक मित्र भारत को मानता है। नैसर्गिक मित्र का अर्थ यह है कि अगर वो भारत को अपनी मां का दर्जा देता है, तो कोई भी पुत्र अपनी मां के साथ गलत तो नहीं कर सकता। और फिर भी आप कल्पना कीजिए कि आजादी के 50-50 वर्षों तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी श्रेष्ठ राजनेता जो है, वो इजराइल की मुलाकात तक के लिए नहीं जाता है। कैसे कोई मित्र इतने दिनों तक आपसे दूर रह के आपके साथ मित्रता निभाता रहे? हमारे मोदी जी ने इस काम को किया और आज इजराइल के साथ जो भारत के संबंध हैं, उनमें जो गर्मजोशी है, वो मतलब हमारे शत्रुओं को प्रभावित करती है, उनके ऊपर इसकी असर होती है। यहां इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपने अपने दुश्मन को पराजित कर दिया है तो उसका संपूर्ण विनाश कर दीजिए और उसके मित्रों की हाजिरी में मित्रों को बंधन में रख के कीजिए, जिससे मित्र साथ तो ना दे पाए, लेकिन मित्रों को इस चीज का सबक अवश्य मिल जाना चाहिए। स्वराज्यम वासयेद राजा परदेशावगाहनात् अथवा दानमानाभ्याम वासितम धनदम हि तत्। अब आपको उस राज्य को सुरक्षित करना है, तो चलिए, आपको क्या करना है कि वहां के लोगों को अपने राज्य में ले जा करके बसाना है। उनसे कहो कि देखो भाई, आपके लिए यही इतना स्थान नहीं रह गया, आप हमारे साथ मिले तो ये पूरा
साम्राज्य अब आपका, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। धारा 370 हटने का मतलब यही तो था। यहां दोनों ही बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। कश्मीर के लोग आपके यहां आ सकते हैं, आपके यहां व्यापार कर सकते हैं, आपके यहां निश्चिंतता से रह सकते हैं, ये तो पहले भी था, लेकिन आप नहीं जा सकते थे क्योंकि आप उन्हें अपना मानते थे, वो आपको अपना नहीं मानते थे। वो भारत के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते थे। आज स्थिति वो नहीं है। अगर आपको किसी राज्य को संपूर्ण रूप से अपना राज्य बनाना है तो यही करना पड़ेगा कि वहां के निवासियों को अपने यहां ले जाइए या उनको इतना दान मान पान सम्मान दीजिए कि वो आपके पक्ष में हो जाएं। जब इस प्रकार से किसी राज्य को आप अपना भाग बनाते हैं तभी उस राज्य से आपको धन की प्राप्ति होती है, तभी वो आपको टैक्स वगैरह दे सकता है। राजा आह किम बहु नोदितेन। अब राजा ये सब कुछ सुन तो रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि मैं जो करना चाहता हूं ऐसी कोई बात ये बता रहा है। मैंने आपसे कहा कि जब कुछ लोग इस प्रकार की मानसिकता वाले होते हैं ना कि वो पहले से तय कर लेते मुझे करना तो यही है, फिर भी वो 10 लोगों से इसलिए पूछने जाते हैं कि कोई ना कोई ये कह देगा कि यार ऐसे काम करो जैसे उसने सोचा है, और जैसे ही एक व्यक्ति ये कहेगा ना वैसे ही वो इतना खुश हो जाएगा कि देखो मैं कह रहा था ना, मेरी बात ही सही है, देखो वो भी कह रहा कि ऐसे करना है। अब यहां राजा ये कहता है यार इतनी लंबी चौड़ी, इतनी लंबी, कब से तुम कितनी बातें हमें सुना रहे हो। आपको भी लग रहा होगा कि बड़ा लंबा चल गया ये प्रसंग। तुम यार बहुत बोलने का क्या फायदा, संक्षेप में कहो। आत्मोदया परग्लानिर्द्वयम नीति रीतियसी। भाई अपना उदय और शत्रु को परेशान करना, यही इतनी सी बात है यार। इतनी लंबी चौड़ी, इतने टाइम से आप बातों पे बातें किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो एक ही बात पता है कि जिसमें हमारा उदय हो और जिसमें शत्रु की हानि हो वो काम हमें करना चाहिए। तदूरी कृत्य कृतभिर वाचस्पत्यम प्रतीयते। और अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं कि हमें किसमें लाभ है और हमारे यह शत्रु को किसमें हानि है, और आप उसका आचरण कर पाते हैं, तो वाचस्पत्यम प्रतीयते, तो यही सबसे बड़ी होशियारी है। राजा के लिए एक ही काम करनी है कि उसको लाभ किसमें है और उसके शत्रु को हानि किसमें है। तब वो मंत्री बड़ा हंस के कहता है, मंत्रिणा विहस्योच्यते सर्वमेतद विशेषतस्य चोच्यते। अब आपने जो कहा ये तो पूरी बात का सार है। आपसे कहा गया कि 2 और 2 कितने होते हैं, आपने जवाब दे दिया कि 4 होते हैं। यानी सिर्फ क्वेश्चन का जवाब लिख देने से गणित में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको एक उसकी पूरी प्रक्रिया बतानी पड़ती है कि ये इतने का गुणा किया, इतने का भाग किया, इतना ये किया, इतना वो किया, और फिर इस प्रकार से ये जवाब आपको प्राप्त हुआ है। जवाब आपको मालूम हो फिर भी आपको जवाब की प्रक्रिया दिखानी पड़ती है। अब यहां मंत्री श्री तो पूरी प्रक्रिया बता रहे थे और बाद में वो इस चीज पे आने वाले थे, लेकिन राजा ने सीधा निष्कर्ष सुना दिया। और राजा अगर कोई निष्कर्ष सुना दे तो फिर बीच में टांग अड़ा करके मैं भी वही कह रहा था, ये ठीक है। नहीं महाराज नहीं, आप ऐसी चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है जो इन मंत्री श्री ने किया। ये मंत्री श्री कहते हैं सर्वमेतद विशेषतस्य चोच्यते। आपने जो कहा यही तो सब बातों का सार है। भाई ये तो विशिष्ट बात हो गई, ये तो सबसे ऊपर की बात हो गई। आपने जो कहा यही बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर भी मंत्री है, किंतु लेकिन महाराज अन्यत उच्छृंखलम सत्वम अन्यत शास्त्र नियंत्रितम समानाधिकरण्यम ही तेजस्तिमिरो कुतः। महाराज स्वच्छंदता अलग चीज है और स्वतंत्रता अलग चीज है। स्वतंत्र व्यक्ति अगर स्वच्छंद हो जाए तो नीति विरुद्ध है,
और स्वतंत्र व्यक्ति अगर शास्त्र विहित कार्य करे तो ये सबसे बड़ा आदर्श है। ध्यान दीजिएगा, आप मजबूर हैं, आपको पता है कि चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है, इसलिए मैं ग्रीन सिग्नल होने की राह देखूं, सिग्नल तोड़ के मैं आगे नहीं जा सकता हूं, लाल सिग्नल पे मैं नहीं निकल सकता हूं, तो आप इस समय स्वतंत्र नहीं हैं। उस पुलिस वाले के डर की वजह से ये सारे काम आप कर रहे हैं। अन्यथा आप स्वच्छंदता का व्यवहार करेंगे, सिग्नल ग्रीन नहीं होगा, लाल होगा, तब भी आप निकल जाएंगे। समझिए, स्वतंत्र होना और स्वच्छंद ना होना, और स्वतंत्र होना और शास्त्र विहित काम करना, दोनों चीजें, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। आप स्वतंत्र होते हुए यानी पुलिस के ना होते हुए भी अगर नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं और शास्त्र विहित काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाला नहीं है और आप सिग्नल तोड़ रहे हैं, या पुलिस वाला है इसलिए आप सिग्नल नहीं तोड़ रहे हैं, तो फिर भैया ये अलग स्थिति है, समझ के चलिएगा। मंत्री कहता है समानाधिकरण्यम ही तेजस्तिमिर्योगुता। भाई कभी भी किसी भी जगह पे अंधकार और चांदनी एक साथ नहीं रह सकते। महाराज आप जो बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, ये स्वच्छंदता वाली बात है, ये शास्त्रोचित शास्त्र विहित नहीं है, ये स्वच्छंदता है। और स्वच्छंदता और शास्त्र, संविधान और स्वच्छंदता एक साथ नहीं रह सकते हैं। स्वतंत्रता और संविधान एक साथ रह सकते हैं, लेकिन स्वच्छंदता और संविधान साथ में नहीं चल सकता है। यहां पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि समानाधिकरण्यम ही तेजस्तिमिर्योगुता। तेज यानी चांदनी और अंधकार, ये दोनों कभी साथ रह ही नहीं सकते। अब आप जो करने जा रहे हैं ये योग्य नहीं है। मंत्री ने इतना कहा है, तत् उत्थाय राजा मुहूर्तिका वेदित लग्ने प्रस्थिता। लेकिन राजा के दिमाग में तो एक ही चीज आ गई है कि भैया वो राज्य जो है स्वर्ग से भी सुंदर है, और वहां का राजा स्वर्गाधिपति इंद्र जैसा होता है। अब मुझे इंद्र बनना है और उस स्वर्ग पे राज्य करना है। और जब एक बार किसी के मन में इस प्रकार का लालच आ जाए और वो भी विजिगीषु राजा हो, तो फिर वही ये राजा करता है, उत्थाय तुरंत उठ जाता है। मुहूर्तिका वेदित लग्ने प्रस्थिता, तब तक ज्योतिषियों ने आकर के मुहूर्त बता दिया था और उसी मुहूर्त में वो प्रस्थान भी कर देता है। अथ प्रहित प्रणधिर हिरण्यगर्भ आगत्यो वाचे। अब इधर जो वो गुप्तचर भेजा था, बगुले को भेजा था, वो वापस आकर के तुरंत हिरण्यगर्भ से उस राजहंस से कहता है, देव समागत प्रायो राजा चित्रवर्णा। महाराज राजा चित्रवर्ण आपके ऊपर आक्रमण करने की बस लगभग पहुंच चुके हैं। संप्रति मलय पर्वतादित्यकायाम समावासित कटको अनुवर्तते। मेरे अंदाज से इस समय वो मलय पर्वत की तलेटी में अपनी सेना, कटक सेना को कहते हैं, सेना के साथ विद्यमान है। आज वहां उन लोगों ने निवास किया है। दुर्गशोधनम प्रतिक्षणम अनुसंधातव्यम। हमारे किला में कोई समस्या ना हो, हमारा दुर्ग सुरक्षित रहे। अर्थात ये जो कुछ भी हमें युद्ध से पहले करने की तैयारी है, लगातार हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यतोसौ गृध्रो महामंत्री, क्योंकि उनका महामंत्री जो गृध्र है उसकी बातों से पता चला है, किंच केनचित सह तस्य विश्वास कथा प्रसंगेनैव तद इंगितम अवगतम मया तद अनेने कोपि अस्मत् दुर्गे प्रागेव नियुक्तः। वो अपने किसी विश्वास पात्र के साथ बात करते करते जो कह रहा था, उसके आधार पे महाराज मुझे ये पता लगा है कि उसने अपना कोई गुप्त व्यक्ति जो है ना, वो हमारे यहां पहले से ही प्रागेव नियुक्ता, पहले से ही हमारे यहां रख छोड़ा है। राजा के लिए बड़ा चिंता का विषय होता है, और विशेष करके अगर कोई कमजोर राजा है, कोई सामान्य राजा है, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय होता है, क्योंकि फिर उसको यही नहीं पता है कि वो क्या करेगा, और जो वो करेगा वो सामने वाले को पता नहीं होगा।
इतिहास गवाह है। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो और चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, दोनों ही जयचंद की वजह से ही पराजित हुए। बाकी इन लोगों को अंग्रेज पराजित कर पाए ऐसी उनके पास कोई शक्ति ही नहीं थी, या मुसलमान पराजित कर पाए ऐसी कोई शक्ति उनके पास नहीं। हमारे जयचंदों ने ही या हमारे घर के विभीषणों ने ही हमारी लंका में आग लगाई है। इसलिए ये बड़ा ही गुप्त समाचार वो गुप्तचर देता है कि गीद की अपने विश्वास पात्र लोगों से हुई चर्चा के अनुसार मुझे ये पता चला है कि उसने अपना विश्वास पात्र व्यक्ति पहले से ही हमारे दुर्ग में रख छोड़ा है। तब वो चक्रवाक कहता, चक्रो देव काक एवासो संभवती। महाराज मुझे लगता है वो कौवा ही होना चाहिए, ये आया था और ये कौवा ही होना चाहिए। राजा ना कदाचित, मुझे नहीं लगता है कि वो हो सकता है। यद्देवम तदा कथम तेन सुखस्याभि भवोद्योगा कृता। अगर वो कौवा ही होता तो उस दिन जब मैंने कहा कि सुख की गर्दन उड़ा दो, तो वो क्यों काटने के लिए तैयार हो जाता? तो सुख की गर्दन काटने को तैयार नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसको तो हमारी नीति का विरोध करना चाहिए था ना। अपरंच और सुखस्यागमनात् तस्य विग्रहोत्साह। सुख का आगमन हुआ वहां से ही वो कौवा जो है वो विग्रह के लिए उत्साहित था। यानी सुख को देखने के साथ से ही वो कौवा जो है सुख के प्रति उसकी जो भावनाएं थी, उसका जो व्यवहार था, इस चीज को व्यक्त करता था कि उसको मौका मिल जाए और कब वो सुख को मार दे। सा चिराद अत्रास्ते, वो तो बहुत समय से यहां है। तब मंत्री चक्रवाक कहता, तथापि आगंतु शंकनीय। फिर भी जो आगंतुक है उसके ऊपर शंका करनी ही चाहिए महाराज। तब राजा कहता, आगंतुका ही कदाचित उपकार का दृश्यन्ते। जो आगंतुक होते हैं कई बार वो बड़े उपकारी हुआ करते हैं। और यहाँ पे जो एक श्लोक दिया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परोपि हितवान बंधुर बंधुर अपि अहिता परा। अहितो देह जो व्याधि हितम आरण्य औषधम। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अपने बंधु बांधव ही अपने अहित करने वाले होते हैं, अपने साथ गलत काम करने वाले होते हैं, और कोई दूसरा जो होता है वो बड़ा ही अपना सगा हो जाता है। ये चीज तो आपको समाज में एक उदाहरण देखने जाएंगे तो 1000 उदाहरण मिल जाएंगे। जब कोई व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है तो कई बार उसके मित्र जितना उसका साथ दे जाते हैं, हर बात में उसका मित्र जितनी उसकी मदद कर देगा, कई बार सगे भाई और सगे बंधु बांधव उतनी मदद उसकी नहीं करते। आएंगे हॉस्पिटल में देख के जाएंगे, मतलब एक फॉर्मेलिटी सभी पूरी करेंगे, लेकिन जो करणीय है नहीं, उसमें कारण ये भी होता है, उस व्यक्ति का अपना व्यवहार भी कारण होता है जिसके ऊपर ये विपत्ति आके पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी यार, विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति के भूतकाल को देख करके अगर आप उसके साथ व्यवहार करते हो तो ये कभी भी मानवता का व्यवहार नहीं हो सकता है। जिंदगी में याद रखिएगा, जो व्यवहार करता है उसका व्यवहार उसके साथ होता है। आप जो करेंगे उसका परिणाम आपको भोगना है, और आपके साथ किसी ने अच्छा बुरा जो किया है उसका परिणाम उसको भोगना है। यह बड़ी सुंदर उपमा दी है, अहितो देह जो व्याधि। देह के अंदर रोग होता है और वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, और जंगल में से लाई हुई औषधि जो है वो शरीर के लिए लाभकारक होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे दुश्मन हो जाते हैं, और जो बाहर के लोग होते हैं वो हमारे लिए बड़े ही उपकारक होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो कौवा है ना, ये ऐसा नहीं है, ये भले बाहर का है लेकिन ये हमारे लिए औषधि का काम कर सकता है। चलिए अब आगे क्या होता है, कथा प्रसंग शुरू हुआ तो उसको आगे देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हितोपदेश विग्रह भाग चल रहा है। पुनः आप सबका धन्यवाद।